स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी में एक शब्द आता है सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? इसको जीन इंजीनियरिंग भी कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग को जीन इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसकी सामान्य से अपन डेफिनेशन लें तो कहते हैं जीन परिवर्तन के द्वारा मनुष्य, पशु और जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियां होती है, उनमें विकास के दौरान जो परिवर्तन किए जाते हैं उनके वैज्ञानिक अध्ययन को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। वापस समझें, जैसे कोई पशु है, जैसे अपन मानव है या कोई अदर जंतु है, वनस्पतियां हैं, इनके अंदर जीनों में कोई परिवर्तन किया जाता है और इसी तरीके से जो तकनीक जीनों में परिवर्तन कर सकते हैं उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसका एक और डेफिनेशन ले सकते हैं अपन, जीन की संरचना, जीन का रूपांतरण, जीन तकनीकियों के विश्लेषण करने से संबंधित जिस तकनीकी में इसका अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। उसको क्या कहते हैं? आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। और भी हम कह सकते हैं कि जीवों के लैंगिक जनन के अलावा यदि हम उसमें जीनों को दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं या रूपांतरित कर सकते हैं उसे भी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो ये तीन डेफिनेशन यहाँ पर काम करती है। फिर आता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी का तात्पर्य क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम किस रूप में देखते हैं? तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी का तात्पर्य यहाँ पर आरडीएनए टेक्नोलॉजी से है, जिसको हिंदी में कहते हैं पुनर्योगज डीएनए और इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। तो आपको ध्यान रखना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहो या आरडीएनए तकनीक कहो, दोनों ही क्या है? एक ही है। फिर अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसको जीन अभियांत्रिकी कहते हैं, इसका प्रारंभ सबसे पहले किसने किया? तब नाम आता है कोहेन एंड बॉयलर। कोहेन एंड बॉयलर नामक वैज्ञानिकों ने जीन स्थानांतरण के माध्यम से सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग को प्रारंभ किया था। फिर आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक, डीएनए तकनीकी का श्रेय किसको जाता है? कोरनबर्ग को। आरडीएनए तकनीकी का श्रेय जाता है कोरनबर्ग को, लेकिन आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो फादर होता है वो कहलाता है पाउल बर्क, जिसने SV40 नामक एक कृत्रिम जीन बनाया था। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि आरडीएनए तकनीक की परिभाषा क्या होती है? आरडीएनए की तकनीकी, या सॉरी पहले तो हम केवल देखते हैं आरडीएनए होता क्या है। आरडीएनए कहते किसे हैं? तब ये कह रहे हैं कि दो अलग अलग प्रकार के डीएनए, ये भी मान लीजिए डीएनए का खंड है, ये भी मान लीजिए डीएनए का खंड है, तब कह रहे हैं कि वह डीएनए जो दो अलग अलग प्रकार के डीएनए की रिकॉम्बिनेंट या जुड़ने से बनता है, डीएनए के रिकॉम्बिनेंट या जुड़ने से बनता है। मान लीजिए ये दो डीएनए हैं और इसके बराबर हम देखेंगे ये इधर वाला और इधर वाला मिक्स होके एक वर्तुल डीएनए का निर्माण कर ले तो ये कंप्लीट डीएनए बन जाता है। तो ये डीएनए कहलाता है आरडीएनए। दो अलग अलग डीएनए के मिलने की जो नए डीएनए का निर्माण करता है वो डीएनए कहलाता है आरडीएनए, जिसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब आती है इसकी परिभाषा कि आरडीएनए तकनीक किसे कहते हैं। तब क्वेश्चन आता है कि वह तकनीकी जिसमें आरडीएनए बनाने को तैयार किया जाता है, ये दो डीएनए को जोड़ने का काम जिस तकनीकी में किया जाता है, जिस टेक्निक में किया जाता है उसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर आता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी या आरडीएनए तकनीक के साधन। तो
उसके बाद आएंगे इस तकनीकी को निर्माण करने के लिए कौन कौन से साधनों की आवश्यकता रहती है। एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा अच्छे से, बहुत सरल लैंग्वेज। आनुवांशिक अभियांत्रिकी या आरडीएनए तकनीक के साधन कौन से हैं? तो वो साधन कौन से हैं जिसे हम एक तरह से कहें रिसोर्स कौन से हैं जिससे आरडीएनए का निर्माण किया जा सकता है? तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है एक तरह से वांछित डीएनए की। कैसे डीएनए की? वांछित डीएनए की जरूरत पड़ती है। तो याद रखिएगा, इसे इंग्लिश में डिजायर्ड डीएनए भी कहते हैं, इसे टारगेट डीएनए भी कहते हैं, इसे पैसेंजर डीएनए भी कहते हैं, इसे फॉरेजिन डीएनए कहते हैं। ये बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है क्योंकि इसके नाम बहुत सारे हैं, इसलिए घुमाने के लिए किस्म बनता है। तो अब अपन कहेंगे वांछित डीएनए कहते किसे हैं? कि वह डीएनए जिसका रिकॉम्बिनेंट बनाना होता है उसको वांछित डीएनए कहते हैं। कि वह डीएनए जिसको हमें किसी से जोड़ना है, ये इतना भाग जिसको किसी एक टुकड़े से जोड़ के आरडीएनए का निर्माण करना है, तो अपन कहेंगे ये जो भाग मूल भाग जो कहला रहा है वो डीएनए जिसका रिकॉम्बिनेंट करना है वो डीएनए क्या कहलाएगा? वांछित डीएनए कहलाएगा। और वांछित डीएनए के अनुसार ही आगे होस्ट को निर्धारण किया जाता है, ठीक है ना। और उसी के आधार पे पोषक का निर्धारण किया जाता है, वो किस पर निर्भर करेगा और उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये वांछित डीएनए ध्यान होना चाहिए, इसको डिजायर्ड, फॉरेजिन, टारगेट, पैसेंजर डीएनए के नाम से जाना जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल डेफिनेटली बनता है। कोई वो नहीं है कि एक इश्यू नहीं है, बिल्कुल बनता मतलब बनता है। फिर अगला हमें रिसोर्स, पहला तो हमें डीएनए की जरूरत पड़ेगी, फिर हमें इसे तोड़ने मरोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो हमें अगला आता है एंजाइम, और एंजाइम में भी फर्स्ट आता है REM एंजाइम। इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन आता है। इस एंजाइम को वैसे सामान्य रूप से कहें तो कहते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। क्या बोलते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसको सीमाकारी एंजाइम भी कहते हैं, इसको आणविक कैंसी कहते हैं। ये क्वेश्चन तो फर्स्ट ग्रेड, नीट वगैरह सब में आया हुआ है कि उस एंजाइम का नाम बताइए जिसे आणविक कैंसी कहते हैं, जो मॉलिक्यूल को काटने का काम करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार बना हुआ है। तो ये किस नाम से जाना जा रहा है? इसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं, आणविक कैंसी भी कहते हैं, सीमाकारी भी कहते हैं, और रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस इसको कहा जाता है। इंग्लिश में, हिंदी में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। इसकी क्या परिभाषा रहेगी सुनिएगा अच्छे से, कि वह एंजाइम, ऐसा एंजाइम, मान लीजिए डीएनए है, तो डीएनए के आंतरिक स्तरों को काटता है। डीएनए के जो इंटरनल स्टेज होते हैं, इंटरनल के अंदर जो अपन कहते हैं नाइट्रोजन दुस्सारक होते हैं, उनको काटता है, इंटरनली काटता है, उसे कहा जाता है आर्यन। और यदि ये बाहर से काटता है, सिरों से काटता है, यदि किनारों से काटता है, जैसे इंटरनली ना काट के बाहर से काटता हो, किनारों के साइड में काटता हो, तो वो कहलाएगा एक तरह से रेस्ट्रिकेशन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, जो डीएनए के सिरों या किनारों से न्यूक्लियोटाइड को अलग करता है। यदि डीएनए के किनारों से अलग कर रहा है तो है एक्सो, और यदि बीच से काटता, आंतरिक स्तरों से काटता है तो वो एंडो।
बाकी न्यूक्लियस एंजाइम तो सेम रहेगा। एक्सो मतलब बाहरी किनारे से काट रहा है, एंडो मतलब भीतरी किनारे क्या रहे, हाँ भीतरी या आंतरिक स्थलों से काटता है। इसी तरीके से ये बात हुई कि आंतरिक विशिष्ट स्थलों को हम कहते हैं अभिज्ञान स्थल, नहीं तो इंग्लिश में कहते हैं रिकॉग्निशन साइट। अच्छे से ध्यान रखना। फिर आता है आर्यन एंजाइम, डीएनए के दोनों तंतुओं को, डीएनए के ये दोनों जो फिलामेंट्स हैं उनको रज्जुक जो है टेम्पलेट से उनको विशिष्ट स्थल से ही काटता है। एक स्पेसिफिक जो उसकी रेसिस साइट होती है वहीं से काटता है, और यह डीएनए को स्ट्रिक्टली एंड फॉरम में काटता है, असमान लंबाई के तंतु के रूप में क्या करता है, काटता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। फिर आता है कि ये REN रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज किसने की थी, आर्बन, नॉर्थन और स्मिथ। ये क्वेश्चन तो जबरदस्त कॉम्पिटिटिव बना हुआ है, नीट में कोई 15 बार आया हुआ है। तो REN की खोज आर्बन, नॉर्थन और स्मिथ नामक वैज्ञानिकों ने की थी। फिर इसका सोर्स क्या है, ये एंजाइम मिलता कहां से है, किसके अंदर पाया जाता है, तो ये आता है बैक्टीरिया के अंदर उपस्थित होता है। फिर आता है कि रेस्ट्रिकेशन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, जो मैंने अभी कहा था किनारों से काटने का काम करता है। इसके बाद आता है आर्यन का नामकरण, इन एंजाइमों का नामकरण कैसे किया जाता है, ये भी जानना एक तरह से जरूरी है। जैसे जानते हैं एक प्रश्न हुआ, जैसे इसका नामकरण कैसे हुआ, तो आप देख रहे हैं ये एक तरह से प्रथम भाग है, ठीक है ना, और ये दूसरा भाग, इसको वर्ग का प्रकार मानते हैं। प्रथम भाग में कहें तो दो भाग बन जाते हैं, एक प्रथम अक्षर और एक दूसरा अक्षर, एक ई है और एक COI है। तो एक प्रथम अक्षर हो गया और एक ये दूसरा अक्षर हो गया या दूसरा भाग हो गया। अब प्रथम अक्षर में आप देख रहे हैं ई, जहां पर यह लिखा है प्रथम भाग जो ई का मतलब है वंशीय नाम होना चाहिए और कैपिटल में, वंशीय नाम, जीनस का नाम होना चाहिए, वो भी कैपिटल लेटर में होना चाहिए शुरुआत में। तब अपन कहते हैं वो है एस्यूरेशियाई। एस्यूरेशियाई वैज्ञानिक था जिसने ई कोलाई का नाम रखा था, तो ई का फुल फॉर्म यहाँ पर होगी एस्यूरेशियाई, जिसे ई लिया गया है उसका कैपिटल नाम। और फिर CO, ये दूसरा भाग बनता है जो आता है जाति का नाम। जाति का नाम आपको पता ही है कोलाई, COLI, जिससे लिया गया है C। तो इसी तरीके से ये कोलाई CO हो गया। तो ये इस तरीके से हम कह रहे हैं इन, और RI क्या हो गया, वर्ग और प्रकार। तो ये आर्यन के नामकरण का क्या है, एग्जाम्पल है। प्रत्येक सीमाकारी एंजाइम एक DNA स्ट्रैंड ये जो डीएनए का स्ट्रैंड होते हैं, इनके जो विशिष्ट नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उनके अनुक्रम को पहचानने का जो काम करता है उसी कोई रिकॉग्निशन साइट कहेंगे या फिर इसको कहते हैं पेडिग्राम। ऐसा ही एक शब्द है मलयालम, एक ऐसा ही शब्द है मलयालम। इधर से पढ़ो मलयालम, इधर से पढ़ो मलयालम। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं ये वर्णों का समूह जिन्हें दोनों तरफ से पढ़ने पर एक ही शब्द बनता है। आप भले इधर से पढ़िए या फिर इधर से पढ़िए, दोनों तरफ ही क्या है, एक ही शब्द बनता है। फिर अगली बात आती है कि एक एग्जांपल मानते हैं कि 5 से इसी प्रकार एक डीएनए जिसमें 5 से 3 छोर की तरफ जाए या 3 से 5 छोर की ओर जाए, दिशा में पढ़ने पर एक ही श्रृंखला बनती है। जैसे आपको 5 छोर से 3 की ओर जा रहे हैं तो G8ATC नाइट्रोजन क्षारक है, और फिर अपन कह रहे हैं 3 से वापस 5 की ओर जाओ C8T8G, इधर से कहो 5 से 3, 3 से 5,
या 5 से अपन पढ़ा G डबल ए डबल टी C, 3 हो गया, 3 से 5 की तरफ जाओ C डबल ए सॉरी डबल टी डबल ए C। तो दोनों तरफ से 5 से 3 100 रुपये पढ़ने पर और वापस 3 से अपन कह रहे हैं 500 रुपये पढ़ने पर दोनों ही एक ही क्रम में दिखते हैं, एक ही अपन कहते हैं शब्द बनता है, उसको कहा जाता है पैलिड्रोम। और ये फैक्ट ग्रेड नीट वगैरह सभी में इंडिकेशन आ चुका है और आगे भी आएगा। फिर अपन कह रहे हैं किस तरीके से कह रहे हैं, मान लीजिए ये एक डीएनए की लड़ी है जिसमें अपन कह रहे हैं कि आपको दो स्पेस दिख रहे हैं, इसमें रेड कलर दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ लाइनें दिखाई दे रही है, उसमें आप देख रहे हैं कि ये अभिज्ञान स्थल है। ये क्या है? विज्ञान स्थल है जिसको रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। इनमें अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे अभिज्ञान स्थल का मतलब हुआ कि जहां पर ये अनुक्रम को पहचानने का काम करते हैं। मान लीजिए इन्होंने यहाँ पर ये पहचानने का काम एरिस्टोटेलिस ने किया है, तो अपन कहते हैं यहाँ पे डीएनए यदि कट होता है, इधर भी अपन कह रहे हैं कि डीएनए कट हो, तो एक तरफ से अपन कह रहे हैं ये मान लीजिए यहां से हो, जैसे अपन कहते हैं 5 से 3 की सोच से पढ़ो, 3 से सोच के और 5 से पढ़ो, दोनों ही जैसे अपन कह रहे हैं 5 से 3 की सोच की तरफ से पढ़ा तो G डबल ए डबल टी C और 3 से 5 सोच की तरफ पढ़ोगे तो C, जैसे 5 से 3 की सोच में पढ़ा G डबल ए डबल टी C और 3 से 5 सोच में पढ़ोगे तो C डबल टी डबल ए G। तो कहने का मतलब इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, दोनों ही पढ़ने में दिशा में पढ़ने पर एक ही जैसा दिखाई दे तो वो पैलिड्रोम कहलाएगा। और ये क्या करता है, जैसे मैं कहूँ कि ये एक तरह से साइड बनी हुई है, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ये दोनों रिकॉग्निशन साइड है, G डबल ए डबल टी C, G डबल ए टी डबल C, G और ये C डबल टी डबल ए G, इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, दोनों ही समान है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि इस विज्ञान स्थल पर यदि इधर से एक काट रहा है और इधर से निशान दिया है तो इसको मैं साफ कर देता हूं, जितना प्रतिबंध है इसको काट देता है, ये हो गया डीएनए कट। ऐसा ही डीएनए इधर से भी कट हो जाता है, इस तरीके से ये कट हुआ, उसको मैंने पूरा अलग कर दिया, कट हुए भाग, ये इधर से कट हुआ इधर से, तो ये इधर से कट हुआ और ये इधर से कट हुआ, ये भाग मैंने पूरी प्रति क्या कर दी, अलग कर दी। ठीक है, ये प्रति पूरी अलग कर ली, आपको समझ में आ गई होगी कि ए डबल टी C, ए डबल टी C और ये G कटा है, बाकी का भाग G इधर पड़ा है, ये इधर रुक गया। इसी तरीके से G कटा तो ये G इधर आ गया, बाकी ये भाग इतना कटा तो C डबल टी आ गया, G इधर ही आ गया, ये G इधर ही है। इतना ही भाग कटा एक रिकॉग्निशन साइट से, विज्ञान स्थल से, प्रतिबंध एंजाइम से कट हो गया। अब अपन कह रहे हैं यही सेम समान प्रतिबंधन से कटा हुआ प्लाज्मिड से ये क्रम लेके आते हैं, तो ये समान क्रम लेके आए, इस साइड में देखो हमने इधर रख दिया डबल ए डबल टी C, ये G हो गया, इधर G हो गया, ये C डबल टी डबल। अब अपन कह रहे हैं ये इसके ऊपर चिपचिपे पदार्थ जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा इधर, ये पूरा का पूरा काम मैं इसको लाके इधर से ऐड कर रहा हूं, तो ये आगे बढ़ जाएगी साइड, पूरा डीएनए का क्रम जुड़ जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं ये इधर आएगा तो वापस सीक्वेंस बैठ जाएगा अपना। इसमें क्या है, इसमें डबल ए डबल टी C और नीचे G है, तो ये इतनी साइड है इसके पास में। तो अपन कह रहे हैं ये साइड में क्या होगा, ये G इधर आ जाएगा तो ये इधर बैठ गया G, ये डबल ए डबल टी C ये इधर आ गया, ये वापस क्रम बन गया एकदम अनुक्रम। इसी तरीके से ये G आगे आ गया, ये साइड खुद की है इसकी, तो ये G तो है ही,
और नीचे क्रम इसका पूरा है CTTAA। और ये हो गया G। इस तरीके से ये एक वापस अनुक्रम जुड़ गया। तो यही स्थिति कहलाती है पहली ड्रॉप। क्या कहलाती है? पहली ड्रॉप। अब हम इस पे, ये तो हमारा एंजाइम। अब एंजाइम के बाद का स्टेप आता है वेक्टर का।